हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अब हम अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। जो कि लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई को होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गया है। तो आप लोग को पता होगा आप लोग का सेंटर कहाँ पे है। चलिए अब फटाफट हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट जो चार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन में आने कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, उसका आइडिया मिल जाएगा। चलिए, ये हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है और जिसका ये थर्ड सेक्शन भी हम करा रहे हैं जीके का। इसमें थर्ड सेक्शन प्रैक्टिस सेट थर्ड में हमने हिंदी और ये गणित, ये दो सेक्शन करा दिए हैं। जीके देख लीजिए फटाफट। सामान्य ज्ञान थोड़ा हम इसको जूम कर ले रहे हैं ताकि आपको सही से विजिबल हो, ठीक। चलिए 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। अब इसमें टाइम भी कम है। कह रहा है 51 क्वेश्चन की वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ना, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उस मीटर को क्या कहते हैं। हैं चाल मापी, पथ मापी, थर्मामीटर या फिर किलोमीटर, ठीक है। तो बताइए 51 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसको पथ मापी कहते हैं, ठीक। स्पीडोमीटर, पथ मापी, ठीक। चलिए, पथ मापी यानी ओडोमीटर इसको बोलते हैं, और स्पीडोमीटर जो होता है वो चाल मापी होता है, वह वाहनों की गति को मापता है, ठीक है। थर्मामीटर से शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है, और हाँ, किलोमीटर जो होता है वह दूरी मापने की इकाई है, ठीक। ये आपको पता हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 पे। क्या कह रहा है, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। न्यूटन, वेबर, पास्कल या हेनरी। बताइए 52 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। या इसको पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। और दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। अगर कोई पूछे दाब क्या है तो दाब एक अदिश राशि है। क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, ठीक। किसी सतह के एकाग्र क्षेत्रफल पर लगने वाले कार्यबल को दाब कहते हैं, ठीक। दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब, अगर हम दाब का फार्मूला देखा जाए तो दाब बराबर कार्य है, बट अच्छा, कार्य नहीं, दाब बराबर होता है बल, बल बटे क्षेत्रफल होगा ना, बल लगाएंगे प्रेशर, ठीक। तो ये होता है दाब बराबर बल और बटे कि जितने क्षेत्रफल पर लगाएंगे, ठीक। क्षेत्रफल, ये होता है दाब का बल के साथ संबंध, ठीक। चलिए, ये होता है फार्मूला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, यानी सी ऑप्शन इसका लगा लेते हैं, ठीक। चलिए, सिर्फ न्यूटन और वेबर हेनरी नहीं होगा, पास्कल होगा, ठीक। अब हम चलते हैं 53 क्वेश्चन पे। कहते हैं निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड़ है। संपीड़ यानी कंप्रेस्ड है, ठीक है। ठोस है, द्रव है, गैस है, ठोस और द्रव, ठीक। डी ऑप्शन कह रहा है। बताइए 53 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। गैस सबसे अधिक जो होती है क्या है, संपीड़ होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी इसको दबाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 54 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि गैस हैं। अब ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान भरो, ठीक है। तो अब इसमें ये पूछना कौन सी गैस पृथ्वी किससे दीर्घ तरंग, ठीक है, यानी अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, ठीक है। मीथेन, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। बताइए 54 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस जो होती है पृथ्वी से दीर्घ तरंग, जिसको अवरक्त विकिरण कहते हैं, उसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है, और पुनः पृथ्वी की ओर उसको उत्सर्जित करती है। कौन सी, ग्रीन हाउस गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस में कौन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कौन कौन सी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होती हैं, ये सभी गैसें जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, ठीक है। ये गैसें वायुमंडल के ऊपरी सतह पर जमकर पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि कर रही हैं, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर वायुमंडल में जमकर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं, ठीक, ग्रीन हाउस गैस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। निम्न में से कौन कथक नृत्य कलाकार नहीं है। कथक नृत्य कलाकार की बात हो रही है, वो भी नहीं है। बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। बताइए 55वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। किशन महाराज एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, ठीक। ये तो तबला वादक हो गए, तबला। और ये लच्छू महाराज क्या थे,
ये सभी कथक नृत्य कलाकार हैं। दक्षु महाराज और सितारा देवी ये हैं कथक नृत्य कला के हैं। ठीक है, अब बिरजू महाराज क्या हैं? बिरजू महाराज भी यही हैं कथक नृत्य कलाकार। निम्न में से कौन कथक नृत्य कलाकार नहीं है? तो यही किशन महाराज जो हैं यही नहीं होंगे। ये तबला वादक हैं, बाकी सब कथक के नृत्य कलाकार हैं। दक्षु महाराज, सितारा देवी या बिरजू महाराज। ठीक, चलिए इसका बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। 55 का बी ऑप्शन। ये किशन महाराज जो हैं ये कथक के नृत्य कलाकार नहीं है, ये तबला वादक हैं। ठीक, चलिए 56 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है? ठीक है, मास्की तथा गुर्जरा तथा मास्की, ऐसे कहिए मास्की तथा गुर्जरा में, नेटूर में, ओडेगोलम में या सभी में? तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए लगाइए, गुर्जरा तथा मास्की में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए ये हो गया 56 क्वेश्चन। 57 पर जाते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या रहा कि 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को 1178 में किस शासक ने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने, भीम द्वितीय ने, पृथ्वीराज तृतीय ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 57वें क्वेश्चन का यानी 57 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, इन्होंने मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, लेकिन भीम द्वितीय ने इनको 1178 ईस्वी में पराजित कर दिया था। और इनकी माता का नाम भीम द्वितीय का क्या था? नायिका देवी था। इनके नेतृत्व में आबू पर्वत यानी माउंट आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया था। ठीक, चलिए ये हो गया 57 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 58 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बेसिन की जो संधि हुई थी कि 1802 ईस्वी में, इसके द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज़ों से संरक्षता यानी सिक्योरिटी स्वीकार की थी? बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने, बालाजी विश्वनाथ ने या फिर इनमें से कोई नहीं? 58 क्वेश्चन की बात हो रही है। चलिए बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में थी, तो सबको पता है किसके द्वारा? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों से संरक्षण यानी कि सिक्योरिटी स्वीकार की था, अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, बेसिन की संधि में, और उसने अंग्रेज़ों से सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत ये संधि की थी, और जिसके तहत अंग्रेज़ों की सेना को पुणे में रखना स्वीकार कर लिया था। ठीक, बेसिन की संधि में ही। ठीक, चलिए 58 के बाद 59 क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फटाफट देख लीजिए। प्रशासनिक सुधार से संबंधित क्वेश्चन है। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1931 में, 1928 में, 1927 में या 1930 में? बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? 59 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग, क्या हो जाएगा? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक है, और साइमन को वाइट कमीशन यानी श्वेत आयोग भी कहा जाता था साइमन कमीशन को, क्योंकि इस कमीशन में सभी 7 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसको वाइट कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका बी ऑप्शन लगाइए। 60वें क्वेश्चन पर आते हैं। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ब्लैक होल जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने, सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने या फिर कोई नहीं? ठीक है, तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन 60वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। ठीक, बड़े तारे विस्फोट के पश्चात अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण काफ़ी संकुचित एवं सघन हो जाते हैं। ठीक है, इनका घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि सूर्य का प्रकाश भी इनके गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच पाता। ठीक, यही कारण है कि इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवड़ी झील है? ठीक है, इसमें सॉलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी पूछ रहा है। ठीक है, लाल सागर, मृत सागर, बाल्टिक सागर या वान झील तुर्की? बताइए 61वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर के बाद अगर दूसरी विश्व की कोई सबसे ज़्यादा लवड़ी झील है तो यह है जॉर्डन में स्थित है। ठीक, जॉर्डन में स्थित है, इसकी लवणता 238 ग्राम प्रति मोल है। ठीक है, तुर्की की वान झील जो है विश्व की सर्वाधिक लवणता 303 ग्राम प्रति मोल वाली झील है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? मृत सागर, ऑप्शन नंबर बी, ये जॉर्डन में स्थित है। ठीक है, चलिए
और ये वान झील जो है तुर्की की, ये सबसे ज़्यादा विश्व की प्रथम है, हाँ, प्रथम नंबर पे है, प्रथम पोजीशन पे है, ये द्वितीय है, ठीक, ये द्वितीय पोजीशन पे है मृत सागर, ठीक। चलिए, तो इसमें वान झील में कितनी है, 330 है इसकी मोलर सॉलिनिटी, ठीक है, ग्राम प्रति मोल। और इसकी कितनी है मृत सागर की, 238 है मृत सागर की, 238 सॉलिनिटी, इसका डबल यहाँ होता है, 1 शून्य ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, परसेंटेज वाला होता है, लेकिन एक इसमें और बढ़ जाता है, ठीक। इसमें 1 ही लगा, इसमें 2 लगा दीजिए, ठीक। चलिए, ये हो गया आपका 61 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 62 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल, ठीक है। कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और निकाय को, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को, या फिर अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो ये क्या कहता है, 9 डिग्री चैनल की बात हो रही है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और निकाय को अलग करता है, सब हमने कई बार बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। और इसका मुख्यालय और इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है, ठीक। मिनिकॉय द्वीप भारत का दक्षिणतम सुदूरवर्ती द्वीप है, ठीक है। चलिए, मिनिकॉय के बारे में हो गई बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 63 क्वेश्चन क्या करा, फटाफट देख लीजिए। 63 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी की जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली की, जड़ोल की, लैटराइट की, या फिर लाल दोमट की। बताइए कौन सी मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। 63 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो काली मिट्टी जो होती है, हमने कई बार बताया है, इसकी जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है। इसे चारनोजम या फिर रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। यह जल से संतृप्त होने पर मृद तथा चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। और सूखने पर इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, अतः इसे स्वतः की जोताई वाली मृदा कहा जाता है। और ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक। इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक, काली मिट्टी को। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेड डाटा बुक्स है, उससे संबंधित संकटगत, रेड डाटा बुक्स जो है उसमें संकटाग्रस्त पौधों एवं पशुओं जातियों की सूची में संबंधित है, जिसके अनुसार किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। कब तक, 25 वर्ष तक, 35 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, या 50 वर्ष तक। बताइए 64वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो रेड डाटा बुक जो है IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स होती है, ठीक है। और प्रकृति की संकटापन जो प्रजातियों की सूची से संबंधित होती है रेड डाटा बुक्स, जिसके अनुसार कोई ऐसी प्रजाति जिसने अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं देखा गया हो, यानी कि 50 साल, अगर इससे अधिक वर्षों से नहीं देखा गया अपने प्राकृतिक आवास में, तो उसको मान लिया था कि ये संकटापन है, यानी इसका बहुत ज़्यादा इस पर संकट है और ये अब लुप्त प्राय होने वाली है, विलुप्त हो जा रही है, ठीक है, विलुप्त माना जाता है। चलिए 64वें का डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 65वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65वें क्वेश्चन का सही आंसर सभी को पता है, 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, ठीक है। हाँ, संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी जान लीजिए। और इस पर सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू और सबसे अंत में राजेंद्र प्रसाद ने देवनागरी और अंग्रेजी, यानी कि हिंदी जो लोग कहते हैं ना, तो हिंदी देवनागरी इसको कहिए, ठीक है। देवनागरी और अंग्रेजी दोनों भाषा में हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और सबसे लास्ट में किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक। तो सबसे लास्ट में इन्होंने क्या दोनों भाषाओं में, देवनागरी और उसमें अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर को भारत में संविधान और कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को हम
संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। ठीक है, संविधान दिवस। ठीक है, ये हो गया आपका 26 नवंबर की बात। चलिए, ये हो गया आपका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 66वां क्वेश्चन कह रहा है कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है या कितना होना चाहिए। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए कार्यवाही के लिए, 1/10 सदस्य को होना जरूरी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। हाँ, कुल सदस्य किसी अधिवेशन के लिए सदन में 1/10 सदस्य उपस्थित न हो तो अध्यक्ष द्वारा अधिवेशन को या फिर उस दिन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है तथा 1/10 भाग सदस्यों की गणपूर्ति जब तक ना हो जाए। ठीक है, यानी जितने भी संसद सदस्य हैं कितने हैं, 540 हैं। तो अगर 540 है तो 540 के 10% यानी कि 54 सदस्य होने चाहिए। अगर 54 संसद नहीं पहुंचते हैं, सांसद जो है अगर संसद भवन में नहीं पहुंचते हैं तो उस दिन की गणपूर्ति यानी कोरम नहीं माना जाएगा और उस दिन को जो स्पीकर होगा स्थगित कर देगा। ठीक है, चलिए 66वें का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब हम चलते हैं 67वें क्वेश्चन पे। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय से, खाद्यान्न से, प्रति व्यक्ति आय से या फिर जनसंख्या से। बताइए हिंदू समृद्धि दर। ठीक है, 67 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय आय या फिर सकल वार्षिक वृद्धि दर। बिल्कुल सही, इससे है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इस अवधारणा को प्रतिपादन किसने किया था, प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। ठीक है, अरुण शौरी ने समाजवादी वृद्धि दर की अवधारणा दी थी। अरुण शौरी जी ने क्या दिया था, समाजवादी वृद्धि दर, समाजवादी वृद्धि दर इसकी अवधारणा दी थी, वृद्धि दर की अवधारणा दिया था। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। ये है आपका 68 क्वेश्चन। देखिए कह रहा है रघुराम राजन कमेटी। 68वां क्वेश्चन कह रहा है रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। मूल्यों में वृद्धि से, आर्थिक क्षेत्र में सुधार से, सरकारी व्यय में अति संयम से या फिर आयात निर्यात संतुलन से। बताइए 68वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। रघुराम राजन समिति जो थी इन चारों में से किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए बताइए सब लोग ट्राई कीजिए एक बार रघुराम राजन समिति वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल सही, आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है रघुराम राजन समिति जो है, बी ऑप्शन। ठीक है, रघुराम राजन रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। मैग्नीशियम का, फास्फोरस का, सल्फर का या कार्बन का। बताइए, ये हम लोग 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं। बताइए किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, बिल्कुल सही, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है लाल लिटमस के पेपर जो होता है उसको नीला कर देता है। ठीक है, जो ये दिखाता है कि ये क्षारक है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। चलिए 69 के बाद 70th क्वेश्चन पर आते हैं। 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुकोशिका जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा वृद्धि करते हैं बहुकोशिका जीव, कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, हाँ, और उसके बाद और दो ऑप्शन देख लीजिए, कोशिका अंतःस्फोट या कोशिका विभाजन। बताइए बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं। 70 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, बहुकोशिका जीव जो है कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन, इसका सही आंसर ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, 70 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए सब लोग। चलिए 71वें क्वेश्चन पर आते हैं। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है, संपर्क बल। ठीक, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, घर्षण बल, पेशी बल, चुंबकीय बल या फिर ए तथा बी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है। ठीक है, 71 क्वेश्चन को बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। घर्षण बल और पेशी बल। ठीक है, ये दोनों बल क्या होते हैं, संपर्क बल है। संपर्क बल जो होता है वस्तु के संपर्क में आने पर ही कार्य करता है। ठीक, चलिए ए तथा बी यानी इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये दोनों ही संपर्क बल है, घर्षण बल और पेशी बल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले जब पेज फॉल्ट
उत्पन्न होता है तो इंस्ट्रक्शन अवश्य पुनः शुरू हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन अवश्य ही नज़रअंदाज होगा, इंस्ट्रक्शन पेज फॉल्ट को नज़रअंदाज करते हुए पूरा होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले जब पेज को फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो क्या होगा। 72 क्वेश्चन को सब लोग ट्राई कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, इंस्ट्रक्शन अवश्य पुनः शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार, फिलीपीन सरकार, यूएनओ के द्वारा या फिर आईएलओ के द्वारा। ठीक है, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, बताइए। 73 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। ठीक है, यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य एशिया के ऐसे व्यक्तियों एवं संगठनों को पहचानना एवं सम्मानित करना जिन्होंने सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य को बिना विशिष्टता हासिल की और उदारता से दूसरों की सहायता की है। ठीक है, फिलीपीन सरकार द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भारत का सिराज किसे कहा जाता है। आगरा को, इलाहाबाद को, लखनऊ को या जौनपुर को। बिल्कुल सही, जौनपुर को। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए। यह मध्यकालीन भारत में जौनपुर जो शहर है मध्यकालीन भारत में शर्की शासकों की राजधानी रहा है और जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनगणना 2011 जनगणना का क्वेश्चन है के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या वाराणसी। तो बिल्कुल सही, इसमें आग बंद करके लगा लीजिए गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और ये गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है और कानपुर नगर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, साक्षरता वाला जिला। और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, ये जान लीजिए। ठीक है, कानपुर नगर अगर इसको फर्स्ट पोजीशन मानते हैं, इसको सेकंड पोजीशन मान लीजिए। और श्रावस्ती जो ज़िला है, श्रावस्ती जो है वहाँ पे सबसे न्यूनतम है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड। अब यहीं पे हमारा जीके का जो भाग था, ठीक, खंड 3 वो सही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम खंड 4 स्टार्ट करेंगे, ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, एक ही वीडियो में कराएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो फिर आप लोग कहेंगे सर बहुत लंबा वीडियो बन गया। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुँचता जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।